जो मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को वो ये करता हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लें पेपर के और फिर आप केस स्टडी की तरफ आएं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस और विच स्पेस ऑफ द केस स्टडी, विच प्लेस ऑफ द केस स्टडी एक दूसरे के साथ हैं। यानी आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन से पैराग्राफ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और फिर आपको उसको आंसर करते वक्त वहाँ से बार बार रेफर भी कर सकते हैं। P3 में जो सबसे इम्पोर्टेंट गेम है वो तो एप्लीकेशन की ही है। वो जो आप वहाँ से देख रहे होंगे केस स्टडी से जो सिचुएशन होगी, सारे का सारा हमारा एनालिसिस भी जो होगा वो भी सिचुएशनल एनालिसिस ही होगा P3 में। अच्छा जी, व्हेन वी स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन, हम पहले क्या करेंगे, हम हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ डेफिनेशंस हो सकता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसको डिफाइन किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो पहली बात जो हम क्वेश्चन में करते हैं वो डेफिनेशन ही है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका ये पहला पैराग्राफ है आंसर का, जिसमें आप फ्लेक्सिबल एचआरएम को डिफाइन करें, ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम को डिफाइन करें। बाज डेफिनेशंस इन द स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन दी जा सकती हैं, बाज डेफिनेशंस इन द मिडल ऑफ क्वेश्चन दी जा सकती हैं। जब हम आंसर कर रहे होते हैं वहां पे वी गिव अ न्यू थिंग एंड देन वी डिफाइन दैट एंड वी मूव ऑन। तो ये इस तरह से हम डेफिनेशन देते हैं। उसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ हो सकता है, आप ये कहें, वो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केस का हो सकता है। हर जो क्वेश्चन होगा उसके रेफरेंस में जो केस स्टडी गिवन होगी, उस केस स्टडी का रेलिवेंट मटेरियल एक पैराग्राफ किसी ना किसी में गिवन होगा, बहुत से पैराग्राफ में गिवन होगा। सारी केस स्टडी ही यूजेबल होती है, लेकिन आप ये देखेंगे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त एक रेलिवेंट पैराग्राफ जरूर होगा, वहां से सिचुएशन को उठाएं। जैसे कि इस केस स्टडी को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो बिजनेस है ये जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाह रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने की वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो थोड़े से रिलक्टेंट हैं इस सारी सिचुएशन को लेके। तो अब वो जो चूंकि कुछ एम्प्लॉयज़ रिलक्टेंट हैं तो इसलिए उसने इम्प्लीकेशंस पूछी हैं। उसने पूछा है कि इम्पैक्ट ऑन सीजी ऑफ अडॉप्टिंग, अगर वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगा, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगा, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा बिजनेसेस के ऊपर। जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ अगर वो ये अप्रोच ऑप्ट करेगा। अच्छा जनाब, हमने वो सिचुएशन वहाँ से केस स्टडी से उठा के 3 से 4 लाइनों में लिख देनी है। उसके बाद विल कम टू दी इम्प्लीकेशंस। हम जो फायदे और नुकसानात हैं उनकी तरफ आ जाएंगे, इम्पैक्ट्स की तरफ आ जाएंगे। तो 5 एनालिसिस आपने पूरे करने हैं बच्चों वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। 5 एनालिसिस से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि अगर वो जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं, ये एक डिस्कशन पॉइंट है जो मैंने उठाया है। तो जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट का एक बेनिफिट मैं लिखूंगा, उस बेनिफिट को केस स्टडी के साथ रिलेट करूंगा, यानी उसकी एप्लीकेशन होगी, उस बेनिफिट का एनालिसिस होगा, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट्स बताए जाएंगे, और उस बेनिफिट का डेवलप्ड एनालिसिस होगा, और इन द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड डेवलप्ड एनालिसिस में एक एप्लीकेशन कम से कम और करूंगा। वो जो मैंने जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट बताया मैं उसके लिमिटेशन डिस्कस करूंगा, मैं उसकी एप्लीकेशन करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा, यानी बिजनेस के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताऊंगा, उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डेवलप करूंगा, और उस डेवलप करने के प्रोसेस में एक दफ़ा फिर एप्लीकेशन करूंगा मैं। तो ये मेरे 2 एनालिसिस कंप्लीट हो गए। पहला एनालिसिस जो मैंने बेनिफिट लिखा और दूसरा एनालिसिस जो मैंने लिमिटेशन लिखी, कौन से नॉलेज के ऊपर? ये जो मैंने जीरो और कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज डिस्कस किया था इसके। इस तरह हमें कितने एनालिसिस रिक्वायर्ड है पेपर में? हमें 5 एनालिसिस रिक्वायर्ड। तो ये 2 एनालिसिस मैंने किए, दूसरा मैंने फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किया मिसाल के तौर पे, तीसरा मैंने पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किया। 5 एनालिसिस मैंने कंप्लीट किए।
तो 10 मार्क्स हमारे इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए। हम कौन-कौन से बेनिफिट्स लिख सकते हैं? मिसाल के तौर पे हमें पता है कि इट रिड्यूसेस द टोटल एम्प्लॉइज़ कॉस्ट। और जब वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम ज़ीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि फिर हमें परमानेंट एम्प्लॉइज़ को सारे महीनों के 12 मंथ्स के यानी पैसे नहीं देने, 9 टू 5 काम करने के पैसे नहीं देने, बल्कि वो जितनी देर काम करने के लिए आएँगे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लिमिटेशंस की तरफ आएँ तो हम कहेंगे कि इट कैन लीव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, उनकी प्रोडक्टिविटी गिर सकती है एंड ऑल दैट। तो ये इस तरह से हम अपने नॉलेज के पॉइंट्स की बेस के ऊपर हम अपना एनालिसिस कंप्लीट करते जाते हैं।